टर्की में आए अर्थक्वेक को देखकर आई वॉज वंडरिंग कि इंडिया कितना ससेप्टेबल है ऐसे अर्थक्वेक्स के लिए और हमें क्या क्या प्रिपरेशंस करके रखनी चाहिए। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो जो हिमालयन रीजन है वो सबसे ज़्यादा सिस्मिकली एक्टिव है और इसी हिमालयन रीजन के जो पास है वो है हमारा दिल्ली एनसीआर। यानी अगर इस हिमालयन रीजन में कोई भी प्लेट्स का मूवमेंट होता है, कोई भी अर्थक्वेक आता है तो उससे दिल्ली पे फ़र्क पड़ेगा ही। सो वी कैन सी दैट इंडिया इज़ ऑल्सो ससेप्टेबल टू सच काइंड ऑफ अर्थक्वेक्स। अगर हम टर्की की बात करें, टर्की विच इज़ द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट परमानेंटली सेटल्ड रीजन is hit badly by powerful earthquakes resulting in the death of more than 5,000 people. पिछले 2 दिन के अंदर डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स के अर्थक्वेक वहाँ देखे गए हैं विच इज़ 7.7 followed by 7.6, 6.0 and 5.6 centered in the Paznik district. ये सिर्फ टर्की तक ही लिमिटेड नहीं है, जो बाकी के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ भी अर्थक्वेक का इफ़ेक्ट देखा गया है, इंक्लूडिंग लेबनान एंड सीरिया। आज के हमारे वीडियो में हम समझेंगे कि अर्थक्वेक कैसे आते हैं, टर्की का जो ये अर्थक्वेक है वो इतना डेडली कैसे बन गया। इंडिया की बात करें तो इंडिया कितना ससेप्टेबल है इस तरीके के अर्थक्वेक्स के लिए और हम कैसे अपने आप को इस तरीके के डिज़ास्टर से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अर्थक्वेक जो होता है वो कैसे आता है, कैसे इस तरीके के डिज़ास्टर्स होते हैं, ये मैन मेड है या नेचुरल है और कैसे हम इससे प्रिवेंट कर सकते हैं। अर्थ का जो क्रस्ट है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स विच इज़ क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। तो ये जो प्लैनेट है इट इज़ डिवाइडेड अमंग पीसेस और जब ये पीसेस जो है मिलते हैं उसे हम फॉल्ट लाइंस कहते हैं। एंड दिस इज़ वेयर द लेयर्स ग्राइंड एंड रब अगेंस्ट ईच अदर। ये जो प्लेट्स होती हैं ये मूव करने की कोशिश करती रहती हैं, लेकिन क्योंकि ये बाउंड है बाय द फ्रिक्शन ऑफ रबिंग अप अगेंस्ट एन एडजॉइनिंग वन, तो इस वजह से जो है उतना मूवमेंट नहीं हो जाता। लेकिन कुछ ओकेजन्स पे जब ये मूव कर पाती हैं तो उस समय जो है टेंशन बिल्डअप हो जाता है एंड दे कैन स्नैप पास्ट ईच अदर क्विकली रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। और ऐसा ही कुछ इस बार टर्की में हुआ जहाँ पे एक प्लेट ईस्ट और एक प्लेट वेस्ट के अंदर गई और इस मूवमेंट की वजह से इतना बड़ा डिवास्टेशन हो गया। सो ये जो अर्थक्वेक है इट वाज अ स्ट्राइक स्लिप क्वेक वेयर 2 टेक्टोनिक प्लेट्स स्लाइड पास्ट ईच अदर हॉरिजॉन्टली। टर्की का ये जो रीजन है इट हैज़ बीन ससेप्टेबल टू सच काइंड ऑफ डिजास्टर्स ओवर द सेंचुरीज ड्यू टू द फॉल्ट लाइंस अंडरनेथ। और अभी रिसेंटली ये जो अर्थक्वेक आया है इट अकर्ड इन अ सिस्मिकली एक्टिव एरिया नोन एज द ईस्ट एनाटोलियन फॉल्ट जोन विच हैज़ प्रोड्यूस डैमेजिंग अर्थक्वेक्स इन द पास्ट। इससे पहले 2020 के अंदर भी टर्की में 6.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया विच कॉज सिग्निफिकेंट डैमेज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। और 1999 के अंदर 7.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था नियर इस्तांबुल एंड इट किल्ड एन एस्टिमेटेड 18,000 पीपल। लेकिन ये जानने के बावजूद भी कि टर्की एक ससेप्टेबल रीजन है अर्थक्वेक्स के लिए, इससे पहले भी वहाँ अर्थक्वेक्स आ चुके हैं, तो क्यों इस बार का जो अर्थक्वेक है वो इतना डेडली बन गया, क्यों इसे रोक नहीं पाए? पहला रीज़न तो ये है कि बहुत दिनों से, बहुत सालों से इस तरीके की कोई भी हैपनिंग नहीं हुई थी, अर्थक्वेक नहीं हुआ था, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो प्रिपेयर्ड नहीं थी, द प्रिपेयर्डनेस वाज लो एंड सो वाज द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ द हाई राइज बिल्डिंग्स। वहाँ की जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, हज़ारों बिल्डिंग्स इस अर्थक्वेक की वजह से कोलैप्स हो गई हैं। ये इंक्लूडेड पैनकेक कोलैप्सेस। पैनकेक कोलैप्सेस क्या होता है, जहाँ पे जो ऊपर वाले फ्लोर्स होते हैं बिल्डिंग के दे फॉल स्ट्रेट डाउन ऑन टू दी लोअर फ्लोर्स। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं, ये एक साइन है कि ये जो बिल्डिंग है ये इस शेकिंग को एब्जॉर्ब नहीं कर पाई, यानी जो बिल्डिंग थी वो पुअर क्वालिटी की थी और इसी वजह से जो है इस तरीके से पैनकेक कोलैप्सेस हुए। क्योंकि सारी बिल्डिंग्स तो नहीं गिर गई, कुछ गिरी और कुछ अभी भी स्ट्रेट खड़ी हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनके मटेरियल में, उनके बनने में कुछ प्रॉब्लम थी। और जब हम जानते हैं कि ये रीजन जो है ससेप्टेबल है अर्थक्वेक्स के लिए, तो हमें उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। ऐसी बिल्डिंग्स बनानी चाहिए जो इस तरीके के शॉक को एब्जॉर्ब कर सके, इस तरीके की वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब कर सके। जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं वो ह्यूरिकॉन और फ्लड्स जैसे डिज़ास्टर्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन सिस्मोलॉजिस्ट जो हैं अभी भी वो ये काम नहीं कर पाते हैं, वो अर्थक्वेक को जो है प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि ऐसा हो सकता है, ताकि पहले से ही जो है प्रिपेयर्डनेस हो सके।
इस अर्थक्वेक की वजह से ना सिर्फ टर्की की जो बिल्डिंग्स है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, उन पे असर पड़ा है, बल्कि वहाँ की जो हिस्टोरिक साइट्स है वो भी डिस्ट्रॉय हो गई हैं। और जो सबसे ज़्यादा नोटेबल डैमेज हुआ है वो हुआ है हिस्टोरिक एलेपो सिटाडेल को, विच वॉज अमंग्स द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट कैसल्स। दो वहाँ की जो मिनिस्ट्री है वो ये कह रही है कि जो डैमेज है वो लिटिल टू मीडियम है, लेकिन वहाँ पे जो ये हिस्टोरिकल साइट्स हैं उन पे काफ़ी असर पड़ा है, उनको काफ़ी डैमेज हुआ है। अगर हम इंडिया की बात करें कि इंडिया में कितने अर्थक्वेक्स आ सकते हैं और इंडिया की क्या प्रिपेयर्डनेस है, सो द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ अर्थक्वेक्स एंड द रीज़न फॉर दिस इज़ द इंटेंसिटी एंड हाई frequency in the Indian plate driving into Asia at a rate of approximately 40 mm per year. सो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर जो 59% लैंड है इट इज़ प्रोन टू अर्थक्वेक्स ऑफ वेरिंग इंटेंसिटी, और इस इंटेंसिटी को ही 5 जोन के अंदर डिवाइड कर रखा है, जिसमें से ये कहा जा रहा है दैट सिटीज़ एंड टाउन्स इन 8 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी आर इन जोन 5 एंड आर एट द रिस्क ऑफ अर्थक्वेक्स ऑफ द हाइएस्ट इंटेंसिटी। इसीलिए जो जोन 5 है उसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है, while the least intense earthquakes takes place in zone 2 and approximately 11% of the country's area falls in zone 5, 18% in zone 4, 30% in zone 3 and the remaining in zone 2. गुजरात, हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम, मणिपुर, नागालैंड, जम्मू एंड कश्मीर एंड अंडमान निकोबार जैसे ये जो जगह हैं ये जोन 5 के अंदर आती हैं, यानी ये सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल जोन्स हैं अर्थक्वेक्स के लिए। गुजरात का अर्थक्वेक तो हम सबको याद ही है कि वो कितना ज़्यादा सीवियर था और जिसकी वजह से कितने सारे लोगों की डेथ हो गई थी। अगर हम दिल्ली की बात करें जो हिमालयन रीजन के पास है तो वो जोन 4 के अंदर आता है, यानी एक जोन कम में आता है विच इज़ ससेप्टेबल टू अर्थक्वेक। अब इन अर्थक्वेक्स को मॉनिटर करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक एजेंसी बनाई है विच इज़ दी नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी। ये नोडल गवर्नमेंट एजेंसी है फॉर मॉनिटरिंग अर्थक्वेक्स इन एंड अराउंड द कंट्री। और क्योंकि अर्थक्वेक एक नेचुरल प्रोसेस है विच इज़ बियॉन्ड ह्यूमन पावर, तो इसलिए हमारे पास प्रिवेंशन ही एक ऐसा ज़रिया है कि हम उसे रोक सकें। एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डिज़ास्टर प्रोन एरिया इन टर्म्स ऑफ अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स, साइक्लोन्स एंड सुनामीज। और इसी सब के चलते नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 27 सितंबर 2006 को, which is the apex body for disaster management in India. It was constituted in accordance with the Disaster Management Act 2005, जिसके जो चेयरपर्सन है वो प्राइम मिनिस्टर है, and it can have 9 other members and one such member to be designated as the vice chairperson. इसका जो मेन पर्पस है इज़ टू कोऑर्डिनेट द रिस्पॉन्स टू नेचुरल और मैन मेड डिज़ास्टर्स एंड फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन डिज़ास्टर रेजिलियंस एंड क्राइसिस रिस्पॉन्स। तो जब भी इस तरीके की कोई भी डिज़ास्टर होता है, ऐसी कोई भी आपदा आती है, तो उससे हम कैसे उबर सकते हैं, कैसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, कैसे उससे प्रिवेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचा सकते हैं, उसी पे ये फोकस करता है और बिल्ड करता है एक सेफ और डिज़ास्टर रेजिलिएंट इंडिया को बाय अ होलिस्टिक, प्रोएक्टिव, टेक्नोलॉजी ड्रिवन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। अगर हम इसके फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो ये जो पूरा नेशनल डिज़ास्टर प्लान है वो बनाता है, उसका अप्रूव करता है कि क्या क्या हमें करना चाहिए, पॉलिसीज़ बताता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे। जो मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट इसके रिगार्ड में कोई भी प्लान वगैरह नेशनल प्लान बनाते हैं तो उसको ये अप्रूव करता है, गाइडलाइंस ले डाउन करता है जो कि जो भी स्टेट अथॉरिटीज़ हैं उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है ये सिर्फ सेंट्रल लेवल पे नहीं बल्कि स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी काम करता है। एट स्टेट लेवल वी हैव स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ से जो भी गाइडलाइंस हैं, जो भी वो प्लान अप्रूव करते हैं, उनसे सब कुछ देख के समझ के स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इम्प्लीमेंट करते हैं। और जो भी ये गाइडलाइंस लेट डाउन करते हैं इट इज़ फॉलोड बाय डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अलावा ये कोऑर्डिनेट करते हैं जो भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी है, प्लान है, उसके साथ कि कैसे हम उसे एनफोर्स करें, इम्प्लीमेंट करें। इस पूरे प्लान को रिकमेंड करते हैं कि कितने फ़ंड की ज़रूरत
है इस तरीके के प्लान के वर्किंग के लिए। दूसरी कंट्रीज़ जो कि इस तरीके के डिज़ास्टर से अफेक्टेड हैं तो उन्हें हम कितने फ़ंड्स पहुंचा सकते हैं, उनके कैसे रिलीफ पहुंचाएं, कैसे मदद करें, उसके बारे में भी यही बताते हैं। जैसे कि अभी टर्की को जो एड है, जो रिलीफ है वो इंडिया से मिला है, उसके बारे में भी जो गाइडलाइंस हैं वो हमें एनडीएमए से ही मिलती है कि हम किस तरीके से उनकी मदद करें, कितना फ़ंड्स हम उन्हें दे सकते हैं। और जो ये पूरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट है वो कैसे चले, उसकी फंक्शनिंग कैसे हो, उसकी गाइडलाइंस भी यही बताता है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ही बताती है। ये जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंडिया में हर साल बहुत सारे तरह के डिज़ास्टर आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा अर्थक्वेक ही है, बाकी सब डिज़ास्टर्स से भी अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए इसकी ज़रूरत है। और ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर अर्थक्वेक्स नहीं आए हैं, इंडिया ने बहुत सारे अर्थक्वेक्स देखे हैं, जैसे कि शिलोंग में जो कि 1897 में आया था, बिहार नेपाल के अंदर 1934 में, असम में 1950 में, भुज 2001, कश्मीर 2005, सिक्किम 2011 के अंदर और मणिपुर 2016 के अंदर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट अर्थक्वेक। हम अपने आप को उससे कैसे बचा सकते हैं और हमें किस तरीके से प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि हमारी जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी की बने, ताकि इस तरीके के जब शॉक्स आते हैं, वाइब्रेशंस आते हैं, तो वो उसे एब्जॉर्ब कर सकें और ना कि इस तरीके से ढह जाए। ये जो पैनकेक कोलैप्स है वो यही बताता है कि जो बिल्डिंग्स हैं वो अच्छी क्वालिटी की नहीं थी, जिस वजह से कुछ बिल्डिंग्स तो ढह गई और कुछ बिल्डिंग्स अभी भी खड़ी हुई हैं। I hope this information was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.